बच्चों, रासायनिक साम्य में हम लोगों ने साम्य क्या होता है, साम्य अवस्था क्या होती है, साम्य नियतांक क्या होता है, साम्य नियतांक की भौतिक सार्थकता, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। साम्य अवस्था पर बाहरी कारकों में परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है, ली शातलीय सिद्धांत, तरह तरह के साम्यों के लिए हमने ये सारी बातें कर ली। अब हम बात कर रहे हैं एक से ज़्यादा साम्य जब एक ही डब्बे में स्थापित हो रहे हों तो उनकी साम्य अवस्था की चर्चा कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, इन सब के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। तो वो हम बात करते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के नाम से, युगपत साम्य। साइमल्टेनियस जब एक साथ कई अभिक्रियाओं राइट या कई उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के साम्य एक साथ एक ही डब्बे में प्राप्त हो रहे हों तब वो जो परिस्थिति बनेगी उसे क्या कहा जाएगा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। दो लाइन में आप बहुत आराम से साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं। वो ये, जब एक पात्र में दो या दो से अधिक ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, ऐसी उत्क्रमणीय रिएक्शंस या अभिक्रियाएं साम्यावस्था स्थापित करती हूं जिनमें कम से कम कोई एक अथवा एक से अधिक, जिनमें कम से कम कोई एक गैसीय अभिक्रिया प्रजाति कॉमन हो अर्थात समान हो, राइट। तो क्या बोल रहे हैं, जब एक पात्र में दो या दो से अधिक ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं साम्य अवस्था स्थापित करती हो जिनमें कम से कम कोई एक गैसीय प्रजाति कॉमन हो, समान हो, राइट, तब ऐसी परिस्थिति को साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम अर्थात युगपत साम्य कहा जाता है। अब इसमें कॉमन क्या होगा, अभिकारक होगा या उत्पाद होगा, या पहले का अभिकारक दूसरे का उत्पाद होगा। अलग अलग केस हो सकते हैं, जैसे केस नंबर 1, जब कोई एक उत्पाद कॉमन हो, जैसे मैंने लिखा NH4HS ठोस साम्य स्थापित करता है और दो गैसीय उत्पाद बनाता है, NH3 गैस और H2S गैस। ये एक मेरी अभिक्रिया हो गई। दूसरी मेरी अभिक्रिया हो गई, उसी पात्र में मैंने एक दूसरा ठोस डाला हुआ है, NH4CONH2 सॉलिड, सोडियम अमोनियम कार्बामेट, ऊपर अमोनियम बाइसल्फाइड मैंने डाला हुआ था। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस। तो आप देखिए इनमें एक उत्पाद कॉमन है दोनों में, यानी जब दोनों ठोस में एक ही पात्र में डालकर साम्य स्थापित करूंगा तो मेरा ये परिस्थिति या ये अवस्था किसकी अवस्था हो जाएगी, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की अवस्था हो जाएगी, राइट। कहने का मतलब है दोनों ठोस एक ही पात्र में डालो, दोनों का वियोजन होगा। जब दोनों का वियोजन होगा तो दोनों से अमोनिया बनेगी, एक उत्पाद हमारा कॉमन हो गया, तो ये परिस्थिति क्या हो गई, युगपत साम्य की हो गई। ये पहला केस हो गया। दूसरे केस की बात करें, जब कोई एक अभिकर्मक पॉजिटिव हो, कॉमन हो, तब क्या होगा हमारे पास, तो कोई एक अभिकर्मक पॉजिटिव हो, मान लीजिए मैंने इन्हें ही पलट कर लिख दिया, एक अभिकर्मक कॉमन हो गया, या मैंने एक नई अभिक्रिया लिख दी, राइट। किस तरह की अभिक्रिया लिख दी, जैसे मैंने लिखा NH3, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस तरह की अभिक्रिया, N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स यू अमोनिया गैस। ये मैंने इसका संतुलन कर दिया। और एक और मैंने अभिक्रिया लिखी, N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स यू हाइड्रोजीन
तो आप देखें यहाँ उत्पाद तो अलग अलग है लेकिन अभिकर्मक कॉमन है, तो ये हमारा दूसरा केस हो गया जब एक अभिकर्मक कॉमन हो। अच्छा, मैंने इसमें जो उदाहरण लिखा है वो लिखा है यहाँ दोनों ही अभिकर्मक आपके कॉमन है, एक वाला भी लिखा जा सकता है। ठीक, तीसरा केस हो जाएगा हमारा जब पहले का उत्पाद दूसरे का अभिकर्मक बनता हो, यानी सीरीज अभिक्रियाओं की कहानी हो, तब हमारी कहानी क्या होगी, यानी एक का अभिकर्मक दूसरे के उत्पाद के साथ कॉमन हो। कैसे? अब इसमें आप आयनिक साम्य की कुछ अभिक्रियाएं ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा H2CO3 एक्वस, ये एक साम्य लिखा दुर्बल कार्बोनिक अम्ल का। यहाँ पर हमें मिल रहा है H+ एक्वस, प्लस मिल रहा है बाइकार्बोनेट आयन एक्वस, और यही बाइकार्बोनेट आयन आगे जाकर वियोजित हो जाएगा, तो ये कॉमन हो गया। आप देखिए इसमें मैंने एक और टिपिकल केस ले लिया कि यहाँ पर उत्पाद भी आपका कॉमन हो गया। तो अलग अलग केस हो सकते हैं। इन बाद के दो उदाहरणों में मैंने टिपिकल केस भी लिए और इन्हें साधारण केस के मतलब से भी हमने चर्चा की। ठीक, तो ये हमारे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के तरह तरह के केस हो गए जिनकी चर्चा हमें करनी है। रासायनिक साम्य में पर्टिकुलरली हम केवल पहले केस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बाकी इन दो केस को हम इसी की थ्योरी से जनरलाइज कर देंगे, राइट, यानी इनके बारे में हम डिटेल से बात नहीं करेंगे। तो मोस्टली हमें क्या डिस्कस करना है, ऐसे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई ना कोई गैसीय उत्पाद कॉमन हो और वो एक ही पात्र में हो रही हो, ताकि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का कंडीशन हमारा बने। तो आइए डिस्कस करते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स केवल इस पहले केस को लेकर, और इसकी जो भी हमें कॉमन चीजें या जो प्रॉपर्टीज हमें नजर आएंगी उनको हम जनरलाइज कर देंगे दूसरे और तीसरे केसेस के लिए, राइट। तो बात करते हैं ऐसे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की। मैं शुरुआत करूंगा हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम लिखकर। मान लीजिए मेरे पास एक ए सॉलिड है, राइट, ये साम्य अवस्था स्थापित करता है और बनाता है ए गैस प्लस बी गैस। दूसरा मेरे पास है ए डैश सॉलिड, ये भी साम्य स्थापित करता है और बनाता है ए गैस प्लस सी गैस। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर ए गैस दोनों में कॉमन है, अर्थात मेरे पास एक पात्र है, राइट, इस पात्र में मैंने ए सॉलिड भी लिया हुआ है और ए डैश सॉलिड भी लिया हुआ है, पात्र बंद है, दोनों इस प्रकार वियोजित होंगे। तो ये जो केस है ये किसका हो जाएगा, युगपत साम्य का केस हो जाएगा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस कहा जाएगा, राइट। इस तरह की बात हमारे पास होगी, राइट। अब जरा हम इनकी डिटेल की कहानी बात करते हैं। तो मैंने इसका जो Kp है वो इसे कह दिया Kp1 और इसका जो Kp है इसे मान लिया Kp2। ये साम्य नियतांक मुझे पता है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं किस तरह से अभिक्रियाएं होंगी, राइट। जब अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे तो मैं पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिन्हें हम बाद में लिखेंगे वो बोल देता हूं आपको, उन्हें ध्यान रखना है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के केस में। वो ये कि जब भी आप कॉमन स्पीशीज यानी जो समान स्पीशीज है उसकी सांद्रता या उसका दाब लिखेंगे तो उसका सांद्रता या दाब कुल लिख पाएंगे। कुल कैसे लिखेंगे वो जरा समझिए। मान लीजिए मैं इस डब्बे में ए गैस का पार्शियल प्रेशर लिखना चाहता हूं। जब मैं ए का पार्शियल प्रेशर लिखूंगा तो मुझे पता है ए पहले अभिक्रिया से भी आया और ए दूसरी अभिक्रिया से भी आया, यानी ए के मोल कुछ तो आए पहली अभिक्रिया से ए सॉलिड से और कुछ मोल आए ए डैश सॉलिड से। तो इस ए गैस के टोटल मोल कितने होंगे, जितने पहले से आए प्लस जितने दूसरे से आए। तो जब इसका दाब लिखेंगे तो पहले से आए हुए अणुओं के कारण लगाया गया दाब प्लस दूसरे अभिक्रिया से प्राप्त हुए ए गैस के अणुओं द्वारा लगाया गया दाब। तो मान लीजिए पहले के अणु लगा रहे हैं दाब P1 और दूसरे के अणु लगा रहे हैं दाब P2।
तो कुल A गैस का दाब हो जाएगा P1 प्लस P2। तो इस डब्बे में A गैस का दाब हो गया P1 प्लस P2, जहां पर P1 तो पहले साम्य में दाब है, और अगर A के अणु N1 आए तो B के अणु भी N1 आएंगे, अर्थात B का दाब भी क्या लगेगा, P1, आदर्श परिस्थितियां मानते हुए। अब हम बात करें दूसरी अभिक्रिया। जब हम दूसरी अभिक्रिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा A डैश सॉलिड से मिल रहा है हमें A गैस प्लस C गैस, और जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो मैंने मान लिया यहाँ पर अणु N2 आए, N2 के कारण लगा दाब P2, तो C का दाब भी कितना हो जाएगा, C का दाब भी हो जाएगा बच्चों P2। परंतु जब मैं A का दाब लिखूंगा तो मैं केवल डब्बे में A का दाब ना तो P1 कह सकता ना ही P2, कुछ तो 1 से आया होगा और कुछ 2 से आया होगा, तो इसका मतलब A का कुल दाब मुझे नजर आएगा, वो कितना आएगा, P1 प्लस P2, राइट। अब जरा हम K की परिस्थितियों की बात कर लें। तो जब हमने K की परिस्थितियों की बात करी, राइट, तो हमारे पास K की परिस्थितियों में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि Kp1 बराबर क्या होगा, Kp1 बराबर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A गुणा पार्शियल प्रेशर ऑफ B। सिमिलरली Kp2 बराबर क्या होगा, तो Kp2 बराबर होगा हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ A गुणा पार्शियल प्रेशर ऑफ C। अच्छा, A का पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब कितना है, तो जो दोनों अभिक्रियाओं से प्राप्त अणु हैं उनके कारण लगाया गया दाब, तो हमने मान लिया अभिक्रिया 1 से अणु प्राप्त हुए N1 तो दाब लगा P1, अभिक्रिया 2 से अणु प्राप्त हुए N2 तो दाब लगा P2, और B का दाब केवल N1 अणुओं के कारण P1। यहाँ पर A का दाब अभिक्रिया प्रथम के कारण N1 अणु का दाब P1, और द्वितीय के कारण N2 अणु तो दाब हो गया P2, और C में केवल N2 अणु तो दाब हो गया P2। ये हमारी अभिक्रिया आ गई Kp1 और Kp2 की। हमने इसे अभी समीकरण 1 लिखा और इसे समीकरण 2 लिखा। अब जरा देखिए हमारे पास, मान लीजिए मैंने समीकरण 1 प्लस 2 कर दिया, क्या मिल रहा है, Kp1 प्लस Kp2 बराबर Pa इंटू Pb प्लस Pa इंटू Pc। अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो Pa कॉमन, अंदर आ गया Pb प्लस Pc, और इसे अगर P1 प्लस P2 की टर्म्स में लिखेंगे तो P1 प्लस P2, P1 प्लस P2, इसका मतलब ये आ गया P1 प्लस P2 का स्क्वायर। अर्थात हमें यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर मिला कि P1 प्लस P2 बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ Kp1 प्लस Kp2। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई इम्पोर्टेंट वन, ठीक। अब जरा हम बात करें साम्य पर कुल दाब की। जब हम साम्य पर कुल दाब की बात करेंगे तो साम्य पर कुल दाब क्या हो जाएगा हमारे पास, साम्य पर कुल दाब A का दाब प्लस B का दाब प्लस C का दाब, तीनों गैसीय प्रजातियों के आंशिक दाब जोड़ देंगे तो कुल दाब मिल जाएगा। ये हमारे पास जब हम मान रखेंगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ P1 प्लस P2, राइट। इस तरह से A का दाब हो गया P1 प्लस P2, B का हो गया P1, C का हो गया P2, तो दोनों दो बार। और आप इसे इस टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ Kp1 प्लस Kp2, इस तरह से हमने लिख दिया, राइट। अब जरा हम यहाँ पर और बात कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे P1 अपॉन P2 निकालना है, तो जरा देखिए एक और प्रॉपर्टी, P1 अपॉन P2 बराबर आ गया Kp1 अपॉन Kp2। ये हमारे पास P1 अपॉन P2 का वैल्यू आ गया। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, P1 प्लस P2 का वैल्यू, ये वैल्यू, और साम्य पर कुल दाब का वैल्यू Kp के पदों में। इस तरह से हमारे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के केस हो जाएंगे। आसानी से आप इन सबको कर सकते हैं, राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर हमें सीखनी हो तो जरा हम यहाँ पर सीख सकते हैं, क्या आएगा, राइट। मान लीजिए मुझे P1 निकालना हो तो P1 हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप लिखोगे P1, तो P1 आ गया हमारे पास Kp1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Kp1 प्लस Kp2, और P2 कितना आ जाएगा, P2 आ जाएगा Kp2 अपॉन अंडर रूट ऑफ Kp1 प्लस Kp2। अच्छा, ये P1 और P2 तो तब के दाब हैं जब हमने दोनों ठोसों को A और A डैश सॉलिड को एक ही डब्बे में भर दिया, और तब के आंशिक दाब हैं, राइट। या आप बोल सकते हैं तब ये कितने वियोजित हुए। अगर दोनों अलग अलग होते
तब कितने वियोजित होते हैं, आइए इस बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, राइट। तब के वियोजन की बात जब हम करेंगे तो दोनों बराबर होंगे। मान लीजिए ये P1 डैश स्क्वायर होगा तो P1 डैश कितना होगा, अंडर रूट ऑफ KP1, राइट। अंडर रूट ऑफ KP1 को जब आप लिख रहे होंगे तो किस तरह से लिखेंगे जरा ध्यान से देखें, राइट। तो ये तो हो गया साइमल्टेनियस के केस में। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के केस में अब अगर पृथक इक्विलिब्रियम अगर हम एस्टेब्लिश कर रहे होंगे तो क्या आएगा, तो पृथक इक्विलिब्रियम में A सॉलिड मिल रहा होगा A गैस प्लस B गैस और यहाँ से P1 डैश बराबर अंडर रूट ऑफ KP1 आ जाएगा। अब हमें कंपेयर करना है P1 डैश और P को, तो मैंने डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो P1 डैश अपॉन P1 और ये मुझे कितना मिल रहा है जरा ध्यान से देखना, अंडर रूट ऑफ KP1 और ये है हमारे पास KP1 इंटू अंडर रूट ऑफ KP1 प्लस KP2, ये हमारे पास मिलेगा। और जब हम इसे और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ऑफ KP1 ये अंदर चला गया तो ये हमें मिल रहा है 1 प्लस KP2 अपॉन KP1, ये हमारे पास P1 डैश अपॉन P1 मिल गया। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। अब आपको इसे देखना है कि ये क्या होगा, तो ज़रा ध्यान से देखिए। 1 प्लस कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा, चाहे KP2 बड़ा हो चाहे KP1 बड़ा हो, कोई भी हो, लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और जब ये वैल्यू पॉजिटिव आना है, राइट, तो 1 प्लस यानी 1 से बड़े नंबर का अंडर रूट तो वो फिर से 1 से बड़ा आएगा, अर्थात आप इसे लिख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 1 आएगा। और ये ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि P1 डैश ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। अर्थात जब ये दोनों एक ही डब्बे में है तो इसका जो वियोजन हुआ वो कम हो गया। कब से, जब ये अलग था, पृथक यानी जब अलग डब्बे में था, यानी इस केस में जब यहाँ पर केवल A सॉलिड था तो A का पार्शियल प्रेशर कितना था, केवल P1 था, P1 डैश था, या हम B से कंपेयर करें। और जब एक साथ एक ही डब्बे में थे तो यहाँ पर B का पार्शियल प्रेशर कितना था, P1 था, और आपको पता है P1 डैश बड़ा आ रहा है किससे, P1 से। तो फिर सवाल आता है क्या P2 डैश भी P2 से बड़ा होगा। आइए चेक कर लेते हैं P2 डैश के बारे में बात, क्या वो उससे बड़ा होगा। तो जब हमने इसे चेक करना चाहा P2 डैश को, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। पृथक इक्विलिब्रियम में क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ P2 डैश बराबर अंडर रूट ऑफ KP2, और जब मैं लिखूंगा P2 डैश अपॉन P2 तो ये मुझे फिर से क्या मिलेगा, ये मुझे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस ये मिल जाएगा KP1 अपॉन KP2। अब आप ध्यान से देखिए, ये वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 1 प्लस 0 से बड़ा यानी 1 से बड़ा, तो ये ऑटोमेटिकली 1 से बड़ा मिलेगा। और जब 1 से बड़ा मिलेगा तो P2 डैश ग्रेटर देन P2 होगा, राइट। अब जरा देखिए, जब अकेले अकेले इक्विलिब्रियम चलाए हमने, पृथक इक्विलिब्रियम चलाया किसका, दोनों ठोस का, तो हमारा वियोजन जो है वो हमें ज़्यादा मिल रहा है, और जब एक साथ मिलाए तो हमें वियोजन कम मिल रहा है। इसका मतलब ये भी है कि जब अगर उत्पाद कॉमन हो तो दोनों के वियोजन की कोटि घट जाती है। क्यों घट जाती है, क्योंकि थोड़ा A पहले से आ रहा है, थोड़ा A दूसरे से आ रहा है। पहले से और दूसरे से जब दोनों A आ रहा है तो वो साम में जल्दी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि A बनाने वाली 2 अभिक्रियाएं हैं, राइट। इसी प्रकार तो हमारे पास जो कॉमन चीज़ें हैं वो क्या हैं, पहला, दोनों के वियोजन की कोटि का अनुपात साम्य नियतांकों के अनुपात के बराबर होगा। दूसरा, साम्य पर कुल दाब आप कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ KP1 प्लस KP2, राइट। A का आंशिक दाब आप इस तरह से बता सकते हैं, ये A का आंशिक दाब है P1 प्लस P2 अंडर रूट ऑफ KP1 प्लस KP2। दूसरा, वियोजन की कोटि एक डब्बे में रखने से घट जाती है क्योंकि दोनों समान उत्पाद बना रहे हैं। तो ये काम 4-5 बातें आपको ध्यान रखनी है और इसी पर आधारित आपको सवाल कर लेना है, राइट। तो किस तरह से सवाल आएगा, आइए एक सवाल भी करके देखते हैं।
राइट, ताकि हमारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए बच्चों एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण वही जो मैंने अभी अभी लिखा था, या फिर सिंपल उदाहरण लेते हैं हम। मान लीजिए मैंने लिया ए सॉलिड से मिल रहा है ए गैस प्लस बी गैस, और ए डैश सॉलिड से मिल रहा है ए गैस प्लस सी गैस। Kp1 मैंने दे दिया इसका 625 और Kp2 मैंने दे दिया आपको इसका, एक काम करते हैं इसका Kp1 लेते हैं 600, Kp2 लेते हैं 300, राइट। तब आपको क्या क्या बताना है, Kp1 Kp2 पता है, तो साम्य पर जब दोनों का साम्य साथ साथ आता है तो साम्य पर कुल दाब बताना है एक तो आपको, ठीक। तो किस तरह से आप लोग बता सकते हैं साम्य पर कुल दाब? तो कुल दाब क्या होता है, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। कैसे? डायरेक्ट फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो कुल दाब बराबर होता है हमारे पास ऐसे केस में 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ Kp1 प्लस Kp2, राइट। तो ये हो गया 2 गुना अंडर रूट में 600 प्लस 300, ये हो गया 900, 900 का अंडर रूट हमारे पास 30, तो कुल दाब आ गया हमारे पास 60। मान लीजिए ये ATM स्क्वायर था, ये भी ATM स्क्वायर था, तो ये आ गया 60 एटमॉस्फेयर, ठीक। बी का दाब हमसे पूछा हो तो बी का दाब क्या हो जाएगा? बी का दाब मान लीजिए P1 होगा, और हमने पढ़ा था क्या होता है P1, Kp1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Kp1 प्लस Kp2। Kp1 कितना है 600 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ Kp1, Kp2 कितना है 30, तो ये हो गया हमारे पास 20। सिमिलरली C का दाब कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा P2, कितना हो जाएगा Kp2 अपॉन अंडर रूट ऑफ Kp1 प्लस Kp2, ये हो जाएगा Kp2 300 डिवाइड बाय 30, ये आ गया हमारे पास 10 वायुमंडल। ये हमारे दाब आ गए, कुल दाब आ गया, बी का दाब आ गया, सी का दाब आ गया। इस तरह से हम लोग ये सारे सवाल कर सकते हैं और हमारी इक्वेशंस लिखी जा सकती है, राइट। ऐसे ही कई सवाल हमारे पास आयनिक साम्य में भी आते हैं जहां हम यूज़ करते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। मेरे पास 2 दुर्बल अम्ल हैं, एक Ha है जो कि H प्लस और A माइनस देता है, और एक दूसरा दुर्बल अम्ल है जो कि H प्लस और B माइनस देता है। इसकी सांद्रता C1 है, इसकी सांद्रता C2 है, t बराबर 0 पर। साम्य आते आते इसके वियोजन की कोटि अल्फा 1 है, तो ये हो जाएगा C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1, C1 अल्फा 1, C1 अल्फा 1। इसके वियोजन की कोटि अल्फा 2 है, तो C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, ये हो गया C2 अल्फा 2, और ये भी हो गया C2 अल्फा 2। लेकिन कॉमन करने के लिए आपको यहाँ इधर लिखना पड़ेगा H प्लस टोटल C2 अल्फा 2, और यहाँ प्लस करना पड़ेगा C1 अल्फा 1। अब जब आप K ऑफ HA लिखेंगे, मान लीजिए ये K1 है, तो बराबर क्या लिखेंगे C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ये तो हो गया H प्लस इंटू C1 अल्फा 1 डिवाइडेड बाय C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1। सिमिलरली जब K ऑफ H भी लिखेंगे, बराबर मान लीजिए K2 है, तो क्या लिखेंगे फिर से H प्लस जो कि इतना है, तो इतना है तो लिखेंगे C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, C2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, ठीक। ये इस तरह से हमारी कहानी आ जाएगी। आप देखिए H प्लस हमने बराबर लिखा, दोनों जगह जोड़ कर लिखा, क्योंकि कुछ H प्लस अम्ल HA से आया है और कुछ H प्लस अम्ल HB से आया है। आयनिक में इसे ही हम आगे जाकर क्या नाम देते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन प्रभाव, जहां पर अब डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे। कहाँ? राइट, आयनिक साम्य में ही। पर आप देखिए इस C2 अल्फा 2 की वजह से ये अल्फा 1 घट जाएगा, जो कि मैंने अभी समझाया P1 डैश और P2 डैश से। इस उदाहरण में भी अगर आप बात करें तो P1 डैश कितना आएगा? तो P1 डैश आएगा अंडर रूट ऑफ Kp1 यानी अंडर रूट ऑफ 600, और जब आप अंडर रूट ऑफ 600 की बात करेंगे तो ये लगभग आपके पास 24 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ये ज़्यादा है। मान लीजिए 24.3 आ रहा है, तो ये ज़्यादा है। उसी तरह जब आप P2 डैश की बात करोगे तो P2 डैश आएगा अंडर रूट ऑफ 300, और जब आप अंडर रूट ऑफ 300 की बात करोगे, राइट,
तो ये और ज़्यादा आएगा। अगर आप देखें इसे तो ये 17 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा होगा, मान लीजिए 17.4। तो आप देखिए क्या वियोजन की कोटि घट गई, 20 आ रहा है, अकेला होता तो 24 के लगभग आता, राइट। 10 आ रहा है, अकेला होता तो 17 साढ़े 17 के लगभग आता, वियोजन की कोटि घट गई। यही यहाँ पर पढ़ते हैं कि H+ दोनों अम्ल से आ रहा है, इसका मतलब प्रत्येक अम्ल से आने वाले H+ की संख्या में थोड़ी कमी हो जाएगी क्योंकि उसके वियोजन की कोटि घट जाएगी। कॉमन आयन प्रभाव नाम से आगे चलकर बात कर रहे होंगे, कहाँ पर, आयनिक साम्य में, राइट। तो ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ते यहाँ हैं लेकिन पूरी तरह से काम कहाँ आएगा, आयनिक साम्य में काम आएगा, वहाँ के लिए आप इसे याद रखिएगा, राइट। तो ये हो गई बात साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की। एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं साथ में। ध्यान रखना साइमल्टेनियस जब ही होगा जब कोई ना कोई स्पीशीज कॉमन हो। एक पात्र में आपने ऐसी कोई अभिक्रिया करा दी, जैसे मैं उदाहरण लिखता हूं, ए सॉलिड से मिल रहा है बी गैस प्लस सी गैस, ए डैश सॉलिड से मिल रहा है डी गैस प्लस ई गैस, राइट। इसका जो Kp1 है ये है 625, Kp2 जो है वो है आपका 484, ठीक। इस तरह की बात हम लोग कर रहे हैं। और अब आपसे पूछा है साथ ही एक के डब्बे में अगर हम दोनों को रख दें, ए सॉलिड प्लस ए डैश सॉलिड, तो कुल दाब कितना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम नहीं है, सबके उत्पाद अलग अलग हैं। इसका मतलब अब कुल दाब क्या लिखेंगे, B प्लस C प्लस D प्लस E। अच्छा, B क्या होगा, √of Kp1, C क्या होगा, √of Kp1, D क्या होगा, √of Kp2, E क्या होगा, √of Kp2। √of Kp1 कितना होगा 25, तो 25 इंटू 2 दो बार, प्लस ये कितना होगा 22, तो 22 इंटू 2 दो बार आएगा, ये भी 50 और 44, तो ये हो जाएगा आपका 94 एटमॉस्फेयर। अब मान लीजिए अगर साइमल्टेनियस होता तो क्या होता, मान लीजिए B और D एक ही हैं तो क्या होता, तो आंसर होता हमारा 2 गुणा √of Kp1 प्लस Kp2, यह आंसर हो जाता। तो 2 गुणा 600 और 400 1000 और 84 और 16, तो ये हो गया 1100 और 16 गया तो 9, तो ये हो गया 1109। और 1109 का जब आप अंडर रूट निकालते तो इस तरह से जब हम लोग सॉल्व कर रहे होते तो 900 का होता है 3 और 1125 का होता है लगभग 35, 35 इंटू 35 1125 होता है, राइट। ये यहाँ से अगर आप करेंगे तो 35 गुणा 5 150 और 130 गुणा 5 150 और 25 175, 175 का 5 और 17 105, राइट। तो ये हो गया 1125, तो ये लगभग 34 के आसपास आ रहा होगा। 34 गुणा 2 68 पॉइंट मान लीजिए 7 आ रहा होगा। ये इस तरह से हमारा कुल दाब भी घट जाता है, राइट। तो देखिए अगर B और D एक समान होते, मैंने ये केस लेकर किया, तो कुल दाब ये होता, साइमल्टेनियस होता। लेकिन B और D अलग अलग हैं तो कुल दाब ये होता और कुल दाब इतना आता, राइट। तो ये हमारा कुल दाब भी घट जाता है अगर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आ रहा होता। क्यों, क्योंकि A और A डैश सॉलिड से प्राप्त होने वाले B और C के अणुओं की संख्या साइमल्टेनियस में घट जाएगी। उसी तरह A डैश सॉलिड से B और E की जो अणुओं की संख्या होगी वो भी घट जाएगी। परंतु जब अलग अलग होंगे तो अणुओं की संख्या ज़्यादा मिलेगी, दाब भी हमें ज़्यादा मिलेगा। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, किसमें, युगपत साम्य में। युगपत साम्य और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के बाद बच्चों हमारे चैप्टर का एक लास्ट हिस्सा रह गया है जिसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं, राइट। और जब इसके बारे में हम बात करते हैं तो हमें भौतिक साम्य की थोड़ी सी चर्चा करनी है, तब जाकर हम इसके बारे में बात कर पाएंगे, राइट। तो जब हम भौतिक साम्य की बात करते हैं तो मान लीजिए मैंने सबसे पहले और सबसे कॉमन प्राप्त होने वाला भौतिक साम्य हो गया H2O लिक्विड से H2O गैस, यानी पानी की द्रव एवं गैस अवस्था के बीच साम्य है। आप जब इसका
Kp लिखेंगे तो Kp हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PH2O गैस, और इसी पार्शियल प्रेशर को जो सामने पे होता है हम लोग वाष्प दाब के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये हमारा वाष्प दाब हो गया। आप इसे और अच्छे से भी समझ सकते हैं वाष्प दाब क्या होता है, तो हम परिभाषा लिख देते हैं वाष्प दाब की। क्या होती है वाष्प दाब की परिभाषा? तो वाष्प दाब होता है जब किसी द्रव की द्रव एवं गैस अवस्था के मध्य साम्य स्थापित हो, तब वाष्प अवस्था में उपस्थित अणुओं द्वारा, या वाष्प कह लो या गैस कह लो, वाष्प अवस्था में उपस्थित अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया आंशिक दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। तो ये हमारा वाष्प दाब हो गया जो साम्य नियतांक के बराबर है। परंतु जरूरी नहीं है कि हमेशा साम्य हो। जब हमेशा साम्य नहीं होगा तो वाष्प के अणु हमेशा दाब अलग अलग लगा रहे होंगे। जब वाष्प के अणु हमेशा दाब अलग अलग लगा रहे होंगे तो मान लीजिए द्रव है, ये वाष्प है, किसी भी समय पर वाष्प का दाब मान लीजिए PH2O गैस है, और इस वाष्प दाब को PH2O गैस इक्विलिब्रियम लिख दिया, तो हमें कैसे पता लगेगा कि साम्य है या नहीं है? तो वातावरण में हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं RH परसेंटेज। क्या परिभाषित करते हैं? RH परसेंटेज, आपेक्षिक आर्द्रता परिषद, आपेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत, रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंट। ये क्या होता है? दिए गए समय पर जल वाष्प का दाब बटा उस तापमान पर जल वाष्प का साम्य पर दाब इंटू 100, राइट? यानी है कितना, साम्य होने के लिए होना कितना चाहिए था, और इंटू 100, क्योंकि परसेंट में बात कर रहे हैं। तो दिए गए समय पर वाष्प का दाब H2O गैस का दाब डिवाइडेड बाय सैचुरेशन होने के लिए, संतृप्त होने के लिए या साम्य होने के लिए कितना दाब होना चाहिए था। ये आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस डिवाइडेड बाय वाष्प दाब, जिस तापमान पर आप बात कर रहे हैं उस पर, इंटू 100। क्योंकि आपको पता है वाष्प दाब जो है साम्य नियतांक है, और वाष्प दाब क्योंकि साम्य नियतांक ताप पर निर्भर करता है, इसलिए वाष्प दाब भी किस पर निर्भर करेगा? तापमान पर। यानी RH परसेंटेज बताने के लिए टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो दिए गए ताप पर। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी, ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोस और कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा सकें। दिए गए ताप पर आपेक्षिक आर्द्रता, तो उसी दिए गए दाब पर वाष्प दाब, और ये डिवाइड करेगा किसको? उस दिए गए क्षण पर वाष्प का एग्जैक्टली दाब कितना है, इंटू 100। इस तरह से हमारा आपेक्षिक आर्द्रता आ जाएगा, राइट? यदि आपेक्षिक आर्द्रता बराबर 100% है, अर्थात साम्य अवस्था है, वायु जो है जल वाष्प के साथ संतृप्त है, यानी जितना हो सकता था उतना है। लेकिन यदि RH परसेंटेज लेस देन 100% है, राइट, तो ये परिस्थिति हो गई Q लेस देन KC वाली, या QP लेस देन KP वाली परिस्थिति, यानी अभी साम्य आना बाकी है, अर्थात वायु जो है जल वाष्प से असंतृप्त है। ठीक, और कभी कभी RH परसेंटेज ग्रेटर देन 100 हो जाता है, इसका मतलब है QP जो है वो ग्रेटर देन KP है, यानी अति संतृप्त वाली कहानी हो जाती है। यानी जितना हो सकता था उससे ज़्यादा जल वाष्प हमारी बनी हुई है, यानी पानी की अधिकांश मात्रा वाष्प में परिवर्तित है। ये हमारी कहानी हो जाती है RH परसेंटेज की। अब हम RH परसेंटेज पढ़ क्यों रहे? हमारे यहाँ क्या काम है RH परसेंटेज का, राइट?
इन सब के बारे में अब हम जब बात करेंगे तो हमारे पास आ जाता है RH परसेंटेज के बारे में बात करते समय एक मुख्य कहानी वो ये कि ये RH परसेंटेज क्या हम रासायनिक रूप से बढ़ा या घटा सकते हैं। एक हमारे पास पात्र है या एक हमारे पास रूम है, उस रूम की क्या आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ाई और घटाई जा सकती है। क्या कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो आपेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत बढ़ा या घटा सकते हैं? तो जवाब है हाँ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने में समाहित जल को, जिसे हम क्रिस्टलीय जल बोलते हैं, का उत्सर्जन कर देते हैं, जिसे हम उत्फूलन बोलते हैं, राइट, ताकि वो जल वाष्प के रूप में उत्फूलन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, राइट। इस प्रकार जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है और RH परसेंटेज बढ़ जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो जल वाष्प को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, इस प्रकार वो RH परसेंटेज में इसका दाब घटा देते हैं और RH परसेंटेज को घटा देते हैं। तो कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा जल वाष्प का उत्सर्जन अथवा अवशोषण दोनों संभव है और ऐसी प्रक्रियाओं को उत्फूलन, राइट, और आर्द्रता ग्राही, आर्द्रता ग्रहण करने वाले या आर्द्रता बढ़ाने वाले, आर्द्रता बनाने वाले उत्फूलन, इस तरह से नाम दिया जाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक, राइट, और डीलिक्विसेंस, ये एक ही मतलब है इन दोनों शब्दों का, यानी आर्द्रता ग्रहण करने वाले। और इसका उल्टा होता है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस का मतलब होता है आर्द्रता बढ़ाना, नमी को उत्सर्जित करना, राइट, इस तरह की बात है। तो अब हम बात कर रहे हैं बच्चों उत्फूलन। उत्फूलन का मतलब है आर्द्रता वृद्धि एवं आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता ग्राही यानी हाइग्रोस्कोपिक, या हम बोलते हैं डीलिक्विसेंस। और उत्फूलन मतलब एफ्लोरेसेंस। तो कुछ पदार्थ तो आर्द्रता ग्रहण करते हैं और कुछ पदार्थ आर्द्रता उत्सर्जित करते हैं। कौन सी अभिक्रिया होती है, क्या होती है? तो सामान्यतः ये लवण होते हैं, आयनिक लवण होते हैं, जिनमें क्रिस्टलीय जल उपस्थित होता है। तो लवण प्लस क्रिस्टलीय जल, और ये ऐसे पदार्थ हैं जो आर्द्रता उत्सर्जन और अवशोषण का काम करते हैं। कैसे? जैसे सबसे मूल उदाहरण में बात करूं, CuSO4.5H2O सॉलिड, यानी इसमें एक अणु में जल के 5 क्रिस्टलीय जल के अणु हैं। अब परिस्थिति ऐसी बन जाए तो ये अपने जल के अणु उत्सर्जित कर देता है, और जब ये उत्सर्जित करता है तो वाष्प के रूप में उत्सर्जित करता है। यानी ये साम्य अगर अग्र दिशा में भागा तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? एफ्लोरेसेंट उत्फूलन यानी आर्द्रता बढ़ाने की तरह व्यवहार करेगा। और यही साम्य अगर पश्चिम दिशा में भागा तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? आर्द्रता ग्राही की तरह। यानी इनमें से ये पदार्थ क्या हो सकता है? ये पदार्थ हो सकता है उत्फूलन कारक, उत्फूलन कराने वाला। और ये क्या हो सकता है? ये पदार्थ हो सकता है आर्द्रता ग्राही, यानी आर्द्रता ग्रहण करने वाला, राइट। तो हम उस आधार पर कि साम्य आगे दौड़ेगा तो आर्द्रता बढ़ेगी, पीछे भागेगा तो आर्द्रता घटेगी, इस प्रकार इनकी बात कर सकते हैं। और उदाहरण जैसे सोडियम का सल्फेट, तो Na2SO4.10H2O सॉलिड, राइट, वही मैंने उस तरह से ही फिर से लिखा। तो ये हो गया हमारे पास Na2SO4 सॉलिड प्लस 10H2O गैस। और भी कई हैं, CaCl2 टेल्कम पाउडर के रूप में जिसे इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इसी का एक उदाहरण हो सकता है। कई आयनिक लवण हैं जो आर्द्रता ग्रहण या उत्सर्जन करते हैं। अब किस प्रकार ये आर्द्रता ग्रहण या उत्सर्जन करते हैं, आइए इस बारे में हम चर्चा करें। मान लीजिए इस पहले साम्य का, CuSO4 वाले साम्य का किसी पर्टिकुलर तापमान पर, मैंने आपको Kp बता दिया, और मैंने लिखा कि इसका Kp है 2.25 इंटू 10⁻⁻8 एटमॉस्फेयर की पावर 5। ये मेरा इसका Kp है। 2.25 की जगह लिखते हैं 6.25
ये हमारा इसका Kp हो गया, राइट। अब जरा हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं PH2O गैस इक्विलिब्रियम पर क्या होगा। इक्विलिब्रियम पर PH2O गैस क्या होगा, तो आप जानते हैं इक्विलिब्रियम पर PH2O गैस ज्ञात करने के लिए मैं लिखूंगा Kp बराबर PH2O गैस एट इक्विलिब्रियम की पावर 5, और यहाँ से जब सॉल्व करूँगा तो PH2O गैस एट इक्विलिब्रियम मेरे पास आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात -2 एटमॉस्फेयर। इतना मेरे पास वायुमंडलीय दाब आ जाएगा। इस तरह की कहानी। मान लीजिए जिस कमरे में यह है परिस्थिति 1, वहाँ पर PH2O गैस 4 गुणा 10 की घात -2 एटमॉस्फेयर है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आर्द्रता ग्रहण होगी या आर्द्रता उत्सर्जित होगी, यानी नमी बढ़ेगी या नमी घटेगी। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे QP। क्या सॉल्व करेंगे? QP, राइट। QP जब हम सॉल्व करेंगे तो QP क्या आ जाएगा? PH2O गैस की पावर 5, और जब हमने इसे पावर 5 लिखा तो 4 की पावर 5 जब हम लोग लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 5.12 इंटू 10 पावर राइट -8 एटमॉस्फेयर की पावर 5। ये हमारे पास आ गया। अब आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपने देखा QP लेस देन KP आ रहा है, QP लेस देन KP आ रहा है, अर्थात अग्र विस्थापन, और अग्र विस्थापन इसका मतलब क्या हो गया? ये जो है ये आर्द्रता उत्सर्जित करेगा, यानी यहाँ पर क्या होगा? एफ्लोरेसेंस, उत्फूलन यहाँ पर हमें नजर आएगा। दूसरा केस हम बात करें, मान लीजिए PH2O गैस बराबर है 6 गुणा 10 की घात -2 एटमॉस्फेयर, राइट। तब हम देखेंगे कि QP बराबर कितना आ रहा है? 6 की पावर 5। जब हम 6 की पावर 5 हम लिख रहे होंगे तो 6 की पावर 5 इंटू 10 पावर -10, राइट। ये हमारे पास आ रहा होगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, हमारा QP ग्रेटर देन KP हो जाएगा, और जब QP ग्रेटर देन KP हो जाएगा, राइट, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा डीलिक्वेसेंस या आर्द्रता ग्रहण। इसका मतलब ये सामने कहाँ भागेगा? पश्चिम दिशा में भागेगा। ये तो मैंने दाब पर चर्चा करी, यही चर्चाएं आप RH परसेंटेज पर भी कर सकते हैं। कैसे? आइए इस तरह की बात करें। जब RH परसेंटेज पर चर्चाएं करनी होगी तो किस तरह से हम चर्चा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सबसे पहले RH परसेंटेज एट इक्विलिब्रियम निकाल लिया, कितना आया? इसके लिए आपको वाष्पदाब पता होना चाहिए इस तापमान पर। तो मैंने लिख दिया कि वाष्पदाब जो है आपका वेपर प्रेशर इस तापमान पर 0.1 एटमॉस्फेयर है। कितना है? 0.1 एटमॉस्फेयर है। तब आपने RH परसेंटेज निकाला, तो RH परसेंटेज में ये दाब आ गया आपका, ये वाष्पदाब आ गया इंटू 100, राइट। तो ये RH परसेंटेज आ गया आपका 50%, यानी साम्य पर कितनी है RH परसेंटेज? 50। अब आपसे सिंपल कहानी है, इसमें आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। केस 1 RH परसेंटेज बराबर 60%। क्या सामने पर जो आर्द्रता है उससे ज़्यादा आर्द्रता यहाँ है? अगर है इसका मतलब क्या होगा? आर्द्रता अवशोषण होगा, तो आर्द्रता ग्रहण होगा। अब साम्य के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आर्द्रता ग्रहण किधर जाने पर हो रहा है, पश्च या अग्र। तो आर्द्रता ग्रहण पश्च जाने पर हो रहा है, इसका मतलब ये साम्य कहाँ भागेगा? पश्च भागेगा, सूखा बनाएगा। दूसरा केस मैंने कहा कि जो RH परसेंटेज है वो 33.33% है, राइट। क्या ये छोटी है लेस देन RH परसेंटेज एट इक्विलिब्रियम से? अगर ये छोटी है तो इक्विलिब्रियम के बराबर आर्द्रता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? आर्द्रता बढ़ेगी, और आर्द्रता बढ़ना मतलब उत्फूलन होगा। उत्फूलन होगा यानी आर्द्रता का उत्सर्जन होगा, और इस साम्य में आर्द्रता का उत्सर्जन किधर जाने पर हो रहा है? अग्र दिशा में जाने पर हो रहा है। तो आप डायरेक्ट आर्द्रता इक्विलिब्रियम निकाल लो। अगर उससे ज़्यादा आर्द्रता है तो आर्द्रता घटेगी। साम्य के अभिक्रिया के हिसाब से देख लो किधर आर्द्रता बढ़ रही है, किधर आर्द्रता घट रही है। तो फॉरवर्ड क्या है? फॉरवर्ड है एफ्लोरेसेंस, यानी आर्द्रता बढ़ेगी। बैकवर्ड क्या है? डीलिक्वेसेंस, यानी आर्द्रता घटेगी। याद कैसे रखेंगे? डी लिक्विड यानी लिक्विड कम होना, पानी कम होना, राइट। एफ्लोरेसेंस लिक्विड बढ़ना, और नहीं तो हिंदी में याद रखो उत्फूलन आर्द्रता बढ़ना, राइट।
और आर्द्रताग्राही, तो हिंदी का शब्द ज़्यादा अच्छे से क्लियर है। उत्फूलन, जब भी ये जल वाष्प को उत्सर्जित करता है तो इसके अंदर समाहित जल के अणु बाहर निकलते हैं, तो ये जो है थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि सतह जो है बुलबुला टाइप थोड़ी फूल गई है, इसलिए उत्फूलन नाम हिंदी में दिया गया है। ये हमारी अलग कहानी है जिसके बारे में आपको समझना चाहिए, और इस तरह के कई सवाल आपके बुकलेट में दिए गए हैं जो आप ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है। साम्य की आर्द्रता ज्ञात कर लें। साम्य की आर्द्रता कैसे ज्ञात करेंगे? इसका साम्य का दाब बटा वाष्प दाब गुणा 100, ये साम्य की आर्द्रता प्रतिशत हो गई, राइट। साम्य की आर्द्रता प्रतिशत से ज़्यादा अगर आर्द्रता आपके परिवेश में है, उस डब्बे में है जहाँ पर ये मिश्रण है या ये अभिक्रिया हो रही है, तो वो मिश्रण उस दिशा में भागेगा जिसमें आर्द्रता कम होगी, राइट। आर्द्रता वो ग्रहण करेगा, राइट। दूसरा, अगर साम्य की आर्द्रता से आर्द्रता कम है हमारे डब्बे में, तो साम्य आर्द्रता बढ़ाएगा, और आर्द्रता बढ़ाएगा अर्थात उत्फूलन होगा, उस दिशा में भागेगा जिधर जल वाष्प का निर्माण हो रहा होगा। तो दिशाएं आप आराम से बता सकते हैं, कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं। इसमें सवाल तरह तरह के पूछे जाते हैं। अभ्यास संख्या 2 लेवल 2 में एक पैसेज आपको दिया हुआ है, राइट। वहाँ पर लिखा है 3 अलग अलग अभिक्रियाएं दी हुई है, एक CuSO4 वाली, एक सोडियम कार्बोनेट और एक सोडियम सल्फेट वाली, और एक SrCl2 वाली। सबके केपी दिए हुए हैं, केपी से आप सबके जल वाष्प का नाम लिख लेंगे। सबसे अच्छा सूखा कारक ड्राइंग एजेंट कौन होगा? सबसे ज़्यादा वातावरण को कौन सुखाएगा? जिसका आर्द्रता साम्य पर सबसे कम होगा वो, या जिसका आर्द्रता साम्य पर सबसे ज़्यादा होगा वो? तो मैं कहूँगा साम्य पर जिसके लिए आर्द्रता सबसे कम है वो वातावरण को सबसे सूखा बनाएगा, यानी वो सबसे ज़्यादा आर्द्रता ग्रहण करेगा। तो आपसे पूछा जाए सबसे अच्छा सूखा कारक या सबसे अच्छा आर्द्रताग्राही कौन है, राइट, तो वो है जिसके साम्य पर आपेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत सबसे कम आ रहा है, राइट, वो हमारा सबसे अच्छा आर्द्रताग्राही होगा। सबसे ज़्यादा उत्फूलन करने वाला, सबसे ज़्यादा आर्द्रता उत्सर्जित करने वाला, या वायु को सबसे ज़्यादा नम बनाकर रखने वाला वह पदार्थ होगा जिसके साम्य पर आर्द्रता प्रतिशत उच्चतम होगा या सबसे ज़्यादा होगा। तो आप सबके आर्द्रता प्रतिशत निकाल लें साम्य पर, राइट, और देखें किसका RH परसेंटेज सबसे मिनिमम है, वो सबसे अच्छा वातावरण को या वायु को शुष्क बनाएगा, राइट, और जिसका आर्द्रता प्रतिशत साम्य पर सबसे उच्च है वो वायु को उतना ही अधिक नम बनाकर रखेगा, राइट। तो इस तरह की बात आप लोग कह सकते हैं। जैसे गर्मियों में वायु शुष्क हो जाती है तो हमें वे पदार्थ यूज़ करने चाहिए जो नमी की मात्रा बढ़ाते हों। गर्मियों के बाद बरसात का मौसम आता है, उसमें आर्द्रता बढ़ जाती है, तो हमें वे पदार्थ यूज़ करने चाहिए जो आर्द्रता को अवशोषित करते हों, नमी को अवशोषित करते हो, यानी जिनके साम्य पर RH परसेंटेज मिनिमम हो। तो गर्मियों में वे जिनके साम्य की RH परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो, और उसके बाद बरसात में वे जिनके साम्य पर RH परसेंटेज अत्यंत कम हो, ताकि वे नमी को क्या करें, अवशोषित कर ले। इस तरह की बात हमें पता होनी चाहिए। तो ये हो गई आर्द्रताग्राही, हाइग्रोस्कोपिक और एफ्लोरेसेंट पदार्थों की कहानी। इस तरह की बात हम लोग करते हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है चैप्टर लगभग हमारा समाप्त हो गया है, राइट। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, और इसमें चैप्टर का भी हमारा समापन होता है। भौतिक साम्यों के बारे में ली शातिलीय, इस तरह की विषमांगी साम्यों की सारी चर्चाएं हम इसके पहले कर चुके हैं। सो ये हमारा आखिरी हिस्सा था रासायनिक साम्य का, जो आज हमने कंक्लूड किया साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम और उत्फूलन और आर्द्रताग्राही रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज वाष्प दाब के बारे में। मैं फिर से बोल दूं, वाष्प दाब के बारे में मैंने बहुत प्रिसाइज बोला है, क्योंकि थोड़ा आप गैसीय अवस्था में पढ़ चुके होंगे, अगर पहले पढ़ लिया होगा तो थोड़ा और डिटेल में आप आगे चलकर द्रव विलयन वाले चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैंने जितनी ज़रूरत थी उतना ही बोला है। वाष्प दाब के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन अभी मैंने वो सारी बातें नहीं बोली है, केवल आपको परिभाषा बताई है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल। ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कवर किया, राइट, और मैं आशा करता हूँ कि मैंने लगभग सारी चीज़ें इस चैप्टर की कवर कर दी होंगी। आप बुकलेट पूरी सॉल्व कर सकते हैं, हर तरह का सवाल अब आपसे बन जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। थैंक यू। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और
आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।